नमस्कार, रात के 10 बजने वाले हैं। मैं हूं आपके साथ शीरीन। वक्त हो गया है 24 घंटे 24 रिपोर्टर का। देश की हर एक बड़ी खबर आपके सामने होगी। दीपक रावत जो आपको दिखाएंगे दिल्ली चुनाव से पहले क्या है अरविंद केजरीवाल की पुजारी पॉलिटिक्स। इसके बाद मनोज्ञा लोईवाल जो बताएंगे मनमोहन सिंह के अपमान को लेकर फिर क्यों आमने सामने आ गई है बीजेपी और कांग्रेस। शशांक कुमार हमें दिखाएंगे बीपीएससी परीक्षा को लेकर पप्पू यादव और प्रशांत किशोर में कैसे चल रही है सियासी जंग। और वीरेश पांडे जो बताएंगे अखिलेश यादव की संभल वाली सियासत। तो चलिए शुरू करते हैं 24 घंटे 24 रिपोर्टर आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बीपीएससी परीक्षा को लेकर बिहार में दिन भर रही हलचल। प्रशांत किशोर ने सरकार को 48 घंटे का दिया अल्टीमेटम। परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर आरजेडी ने कहीं नेशनल हाईवे जाम किया तो कहीं प्रदर्शनकारी छात्र ट्रेन के सामने खड़े हो गए। इसी बीच राज्यपाल ने बीपीएससी के अध्यक्ष को तलब किया और पूरे मामले पर फीडबैक लिया। उधर दूसरी तरफ अभ्यर्थियों के एक डेलीगेशन ने मुख्य सचिव से मुलाकात की। अधिकारियों के साथ, सहयोगियों के साथ, मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श करके अगले 48 घंटे में इस पर निर्णय ले लीजिए। वहीं पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने भी इस मुद्दे पर राज्यपाल से मुलाकात की। उन्होंने कहा सीएम से भी मैं अभी बात करूंगा। बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को लेकर प्रशांत किशोर और पप्पू यादव के बीच आज दिन भर सियासत हुई। दोनों ने एक दूसरे पर जमकर हमला किया। दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की एक और बड़ी चुनावी घोषणा। पुजारियों और ग्रंथियों को अब हर महीने मिलेंगे 18,000 रुपए। केजरीवाल ने जैसे ही ये घोषणा की, कई मंदिरों के पुजारी उनका धन्यवाद करने पहुंच गए। इस योजना का कल से रजिस्ट्रेशन चालू होगा। मैं कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर जाऊंगा और वहां के पुजारियों का रजिस्ट्रेशन करके आऊंगा। इस घोषणा के बाद अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा, बीजेपी वालों इसे रोकने की कोशिश मत करना, बहुत पाप लगेगा। 10 साल में आज से पहले अरविंद केजरीवाल को क्यों नहीं याद आए मंदिर के पुजारी ग्रंथी क्यों नहीं याद आए? क्योंकि उनका फोकस ही नहीं था। ये केवल और केवल चुनावी स्टंट है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को पैसे तो देने ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल पर अब तक ये आरोप लगता रहा कि वो इमामों को तो हर महीने सैलरी देते हैं, लेकिन पुजारियों को अब तक कुछ नहीं दिया। केजरीवाल के घर के बाहर इमामों का प्रदर्शन, 17 महीने से नहीं मिली है सैलरी। ये इमाम ये जानने के लिए केजरीवाल से मिलना चाह रहे थे कि 17 महीनों से इनकी सैलरी क्यों नहीं जा रही है। इस प्रदर्शन की अगुवाई ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष साजिद रशीदी कर रहे थे। मस्जिद से एक ऐलान पूरे मोहल्ले में जाता है, पूरे इलाके में जाता है। हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन से पहले हमारी सैलरी मिल जाए। इन्होंने हमारी सैलरी इलेक्शन से पहले नहीं दी तो यकीनी तौर पर हम इलेक्शन में भी इनके खिलाफ कैंपेनिंग करेंगे। बताया जा रहा है कि करीब 240 इमाम और मुअज्जिन ऐसे हैं जिन्हें दिल्ली वक्फ बोर्ड सैलरी देता है। कि इनका पैसा वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टीज हैं उसके रेवेन्यू से वो पैसा आता है। तो इसके अंदर मैं समझता हूँ कि किसी न किसी की बदमाशी के कारण ये पैसा रुका हुआ है, मगर ये आ जाएगा। ये इमाम एक हफ्ते के भीतर तीसरी बार केजरीवाल के घर के बाहर पहुंचे थे और इस बार भी इन्हें कोई ठोस जवाब नहीं मिला। केजरीवाल के आवास के बाहर पंजाब के टीचर्स का प्रदर्शन, बस में भर कर ले गई दिल्ली पुलिस। पुराने वेतन की मांग कर रहे पंजाब के 180 ईटीटी टीचर अपने बच्चों को साथ लेकर केजरीवाल के घर के बाहर पहुंचे थे। यहां इनके हाथ में गुलाब का फूल था और गांधीगिरी स्टाइल में प्रदर्शन किया। टीचर्स का कहना है कि पंजाब में उनकी सुनवाई नहीं हो रही, जिसके चलते वो केजरीवाल से मिलने आए हैं। 180 ईटीटी टीचर यहाँ पे आज आए हैं। बेसिकली हमारी पंजाब में कोई सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए यहाँ पे आए हैं। हमारे साथ बहुत ही बड़ी ज्यादती हुई है, बहुत ही बड़ा गैर कानूनी जो धक्का हुआ है। इन प्रदर्शनकारियों का दावा है कि पंजाब के शिक्षा मंत्री ने इनकी मांगों का समर्थन किया है, लेकिन वित्त मंत्री ने फाइल फंसा दी है। इस मुद्दे को लेकर दिल्ली में बीजेपी केजरीवाल पर हमलावर हो गई है। पूछ रही है कि जब पंजाब में वादे पूरे नहीं कर पाए तो दिल्ली में कैसे करेंगे। दिल्ली में गरमा रहा फर्जी वोटर का मुद्दा। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल को घेरा। बीजेपी ने शिकायत की कि दिल्ली में तमाम ऐसे लोग वोट डालते हैं जिनका वोटर कार्ड फर्जी पते पे बनाया गया है। बिना किसी एड्रेस के किसी भी मकान का कैसे वोट बन सकता है? ये सारे लोग जो हैं बाहर से आते हैं, यहाँ पर वोट डालते हैं और वो फिर यहाँ से चले जाते हैं। बीजेपी केजरीवाल पर रोहिंग्याओं को अवैध तरीके से बसाने का आरोप भी लगा रही है। इस पर आम आदमी पार्टी ने आज पलटवार किया और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी को गिरफ्तार करने की मांग कर डाली। मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि हरदीप पुरी जी को गिरफ्तार कर लीजिए। उनके पास सारा डेटा है, कहां कहां उन्होंने रोहिंग्यों को बसाया, उन्होंने ट्वीट करके बताया है।
इसके जवाब में हरदीप पुरी ने भी सोशल मीडिया पे पोस्ट किया और लिखा, केजरीवाल जी के विधायक ने उन्हें दिल्ली में बसाकर उन्हें मुफ्त राशन, पानी और बिजली के साथ हर एक को 10,000 देकर उनका वोटर कार्ड बनवाया है। हरदीप पुरी ने अपने पोस्ट में ये भी लिखा कि आखिर रोहिंग्या किसके वोटर हो सकते हैं, ये पूरे देश को पता है। सांसद संजय सिंह की पत्नी के वोटर कार्ड को लेकर छिड़ा घमासान, मानहानि के मुकदमे तक पहुंची बात। बीजेपी आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए दावा किया था कि संजय सिंह की पत्नी यूपी के सुल्तानपुर की वोटर है। ऐसे में उनका नाम दिल्ली की वोटर लिस्ट से भला कैसे कटवाया जा सकता है। अब इस पर संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमित मालवीय और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के खिलाफ मानहानि का केस करने की बात कही और पूर्वांचली दांव चल दिया। दिल्ली में बीजेपी ने पूर्वांचलियों के खिलाफ एक युद्ध छेड़ रखा है। अपमानित करने का काम, वोट कटवाने का काम। बीजेपी पूर्वांचलियों को बांग्लादेशी समझती है। संजय सिंह ने कहा, बीजेपी के नेता जो एफिडेविट दिखा रहे हैं वो जनवरी का है और उनकी पत्नी बहुत पहले ही सुल्तानपुर से वोट हटवाकर अपना नाम दिल्ली के वोटर लिस्ट में जुड़वा चुकी हैं। फिर आमने सामने हुई कांग्रेस। बीजेपी के नेता के एक्स पर पोस्ट को लेकर बढ़ गई है राजनीतिक जंग। बीजेपी आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए दावा किया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक के बीच राहुल गांधी नए साल का जश्न मनाने के लिए वियतनाम चले गए हैं। इस हमले पर कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने पलटवार किया और राहुल गांधी की यात्रा को एक निजी यात्रा बताते हुए पूछा कि बीजेपी को इससे क्या दिक्कत है। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि बीजेपी भटकाने की राजनीति कर रही है। अदानी के लिए आप पूरे बॉर्डर की जमीनें दे देते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए आप 2 गज जमीन उनकी स्मारक और अंत्येष्टि के लिए नहीं दे पाए। इतिहास याद रखें। इस बीच तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार ने विधानसभा में एक प्रस्ताव भी पारित किया है जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने की मांग की है। अहमदाबाद में बीजेपी के कार्यक्रम पर जश्न पर शुरू हुआ घमासान। कांग्रेस बोली, राष्ट्रीय शोक के दौरान दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह का हुआ अपमान। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है, फूलमाला पहनाकर नेताओं को बधाई दी जा रही है। दरअसल अहमदाबाद में मंडल और वार्ड अध्यक्षों की घोषणा हुई, जिसके बाद से बीजेपी ऑफिस में जश्न का माहौल है। अब बीजेपी के इस जश्न पर कांग्रेस आग बबूला हो गई है। यही भारतीय जनता पार्टी के एमएलए, कॉर्पोरेटर और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिला के ये प्रदर्शन किया कि हमारे लिए मनमोहन सिंह जी जो है उनका शोक कोई महत्व का नहीं है। इधर बीजेपी ने सफाई देते हुए कहा कि भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक है। वैसे में बीजेपी के यह जश्न सवालों के घेरे में आ गया है। किस मौलाना ने नए साल के जश्न पर आपत्ति जताई है और महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने केरल को लेकर कौन सा विवादित बयान दे दिया है, देखिए देश की बड़ी खबर। नए साल के जश्न को लेकर मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने जारी किया फतवा। कहा, इस्लाम धर्म में नए साल का जश्न मनाना नाजायज। नए साल का जश्न न मनाएं, ये शरीयत की रोशनी में नाजायज है और जो लोग मनाते हैं वो गुनहगार होंगे। अखिल भारतीय मुस्लिम जमात के अध्यक्ष के इस फतवे का कुछ लोगों ने समर्थन किया तो कुछ लोगों ने विरोध। नहीं, इस्लाम इन चीज़ों को सख्ती के साथ मना करता है कि आप नाच गाना, शराब पीना। नए साल मनाने का मतलब है कि आप सड़क पे उतरें और ढोल बजाएं आप जाके, अगर लड़की लड़के एक साथ नाचें वहाँ पर, तो ये चीज़ें नाजायज़ है इस्लाम में। अपने घर में बैठ करके कोई भी फतवा जारी कर सकता है। वो ऐसे अध्यक्ष बहुत सारे देश में घूम रहे हैं, वो कुछ भी फतवा जारी कर सकते हैं। मौलाना ने तर्क दिया है कि 1 जनवरी को नए साल मनाने का कल्चर ईसाइयों का है, इसलिए मुसलमानों को इससे दूर रहना चाहिए। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे का विवादित बयान, केरल को कहा मिनी पाकिस्तान। राणे ने केरल को मिनी पाकिस्तान इस वजह से बताया क्योंकि राहुल और प्रियंका वहां की वायनाड सीट से लाखों वोटों के अंतर से चुनाव जीतते हैं। मिनी पाकिस्तानच आहे केरळ, म्हणूनच तो राहुल गांधी तिथे निवडून येते, आता त्यांची बहीण निवडून येते, सगळे अतिरेकी त्याला मतदान करतात। खरंच आहे, विचारा, ते काय अतिरेकींना धरूनच हे लोक खासदार झालेले आहेत। अब कांग्रेस ने सवाल ये पूछा कि राहुल गांधी तो रायबरेली से चुनाव जीतकर आए हैं, तो क्या रायबरेली भी मिनी पाकिस्तान है? कि राहुल गांधी तो रायबरेली से भी जीत कर आए हैं, वहाँ पाकिस्तान बन रहा है क्या? ये सब की बातें फजूल की ऐसी बातें हैं।
विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि ऐसे बयान दूसरे देशों में देने के बाद कड़ी सजा मिलती है, लेकिन भाजपा ने यहाँ पे नेताओं को कुछ भी बोलने की छूट दी है। संभल हिंसा में मारे गए मृतकों के परिजनों से मिला समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन। 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि सौंपी गई। समाजवादी पार्टी का ये प्रतिनिधिमंडल दल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे की अगुवाई में गया था। इस दौरान गेस्ट हाउस में संभल के पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्हें चेक सौंपा गया। ये एक बहुत छोटी हमारी तरफ से, पार्टी की तरफ से मदद है। तो अब जो नियम कानून किताब में लिखे गए हैं उसी हिसाब से सबको चलना पड़ेगा, संविधान के हिसाब से। संभल में 24 नवंबर को हिंसा भड़की थी जब एएसआई की टीम कोर्ट के आदेश पर सर्वे करने मस्जिद के अंदर गई थी। संभल में शाही जामा मस्जिद के सामने मंदिर का दावा ज्ञापन देने पहुंचे कश्यप समाज के लोग। दावा है जामा मस्जिद के सामने जो टीला है वो 1978 से पहले माता का मंदिर हुआ करता था, जिसे दंगे के बाद तोड़ दिया गया। संभल प्रशासन से मांग की गई है कि दावे वाली जमीन पर पूजा पाठ की अनुमति दी जाए, साथ ही असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुरादाबाद के मुस्लिम बहुल इलाके में खुदाई के दौरान मिली मूर्तियां। करीब 45 साल पहले इलाके में भड़का था दंगा। हालात ऐसे बन गए थे, गर्भगृह में मलबा डालकर उसे भर दिया गया था ताकि मूर्तियां काफी नीचे दब जाएं। दावा है कि ये इलाका हिंदू बहुल था, लेकिन दंगों के बाद लोग पलायन कर गए। साल 1980 में दौलतबाग इलाके में दंगा भड़का था। उस दंगे में पुजारी की हत्या हुई थी और तभी से ये मंदिर बंद था। यूपी के शामली में आरएलडी विधायक के किले पर राजपूत समाज ने दावा किया है। पुरातत्व विभाग तक पहुंची है प्रशासन की रिपोर्ट। थाना भवन सीट से आरएलडी के विधायक अशरफ अली जिस किले को अपना पैतृक आवास बताते हैं, उसे राजपूत समाज के लोगों ने मनहार खेड़ा किला बताया है। 2 महीने पहले ही राजपूत समाज के लोगों ने सीएम योगी और पुरातत्व विभाग को चिट्ठी लिखी थी और अब इस शिकायत पर जिला प्रशासन ने पुरातत्व विभाग को रिपोर्ट भेज दी है। दावा है कि 1690 में जलाल खान ने राजपूत परिवार को दावत में जहर दे दिया था और किले पर कब्जा कर लिया था। पंजाब के अधिकतर जिलों में दिखा बंद का असर, रद्द करनी पड़ी कई ट्रेन। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक कहीं दुकानें बंद रहीं तो कहीं पूरे बाजार में ही सन्नाटा छाया रहा। कई जगहों पर तो किसान ट्रेन की पटरियों पर भी बैठ गए थे, जिसके चलते रेलगाड़ियों के पहिए थमे रहे। वहीं लुधियाना के टोल प्लाजा पर भी किसान बैठ गए, जिसके चलते लंबा जाम लग गया और लोग फंसे नजर आए। पंजाब वाले दिल से बंद कर रहे हैं और हम अपील करेंगे अपने सारे युवाओं से, कोई इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, कोई हमारी किसी से तकरार हो। किसानों के इस बंद का असर ऐसा रहा कि फिरोजपुर रेल मंडल में 160 से ज्यादा ट्रेन कैंसिल हुई, जबकि कई ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया। पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी से बिगड़े हालात, पर्यटकों और स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है दुश्वारियों का सामना। कश्मीर में डल झील जम चुकी है, नल से निकलने वाला पानी भी पूरी तरह बर्फ बन चुका है। आग की मदद से बर्फ को पिघलाकर किसी तरह पीने के पानी की व्यवस्था की जा रही है। जम्मू में कई इलाके घने कोहरे की आगोश में हैं, जिससे यातायात भी प्रभावित हुआ है। इधर हिमाचल के किन्नौर में पर्यटकों की गाड़ी बर्फ में फंस गई, जिसे स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से निकाला गया। गुलमर्ग सैलानियों के लिए स्वर्ग बना है। बड़ी संख्या में पर्यटक स्कीइंग करने के लिए आ रहे हैं। उत्तराखंड का चौपता भी न्यू ईयर से पहले पूरा पैक हो चुका है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। भोपाल के पूर्व सिपाही सौरभ शर्मा के बारे में हुआ कौन सा नया खुलासा और हिमाचल में सुक्खू सरकार क्यों खरीद रही है गोबर? देखिए राज्यों की कुछ बड़ी खबर। दुबई तक फैला हुआ है भोपाल के सौरभ शर्मा का साम्राज्य। 500 करोड़ के भ्रष्टाचार की बात आ रही सामने। ये वही सौरभ शर्मा है जिस पर हो रही कार्रवाई के दौरान इनोवा से 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए कैश मिला था। जांच में ये बात भी सामने आई थी कि सौरभ ने पत्नी, ससुर, मां और बेटे सबके नाम पर काली कमाई की। परिवार के सदस्यों के नाम पर कहीं मकान है तो कहीं पेट्रोल पंप है, कहीं होटल है तो कहीं स्कूल है।
ये बात भी सामने आई है कि सौरभ शर्मा ने दुबई में आलीशान विला खरीदा है, जिसकी कीमत 150 करोड़ रुपए है। ईडी के साथ साथ लोकायुक्त की टीम भी सौरभ शर्मा की तलाश कर रही है, लेकिन खबर आ रही है कि वो अपनी पत्नी के साथ दुबई भाग गया है। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार 3 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीद रही गोबर। इसी महीने से शुरू हुई है योजना। गोबर खरीदना हिमाचल सरकार की 10 गारंटियों में से एक है। सुक्खू सरकार के 2 साल पूरे होने पर 11 दिसंबर को ही गोबर खरीदने की योजना को हरी झंडी दिखाई गई थी। राज्य सरकार अब तक 100 किसानों से 378 क्विंटल गोबर खरीद चुकी है। सरकार का कहना है कि अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो गोबर की कीमत बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा में हुई किसानों की महापंचायत, समस्याओं के समाधान को लेकर अब 7 जनवरी को होगी प्रशासन के साथ मीटिंग। ये किसान कई मांगों को लेकर लंबे समय से आवाज उठा रहे हैं। पिछले दिनों दिल्ली कूच की कोशिश भी की थी और आज एक बार फिर ग्रेटर नोएडा के 0 पॉइंट पर महापंचायत करने बैठ गए। मौके पर प्रशासन का डेलीगेशन भी पहुंचा और तय हुआ कि 7 जनवरी को बैठक आयोजित होगी, जिसमें ग्रेटर नोएडा के तीनों प्राधिकरण के सीईओ, गौतम बुद्ध नगर के डीएम और पुलिस कमिश्नर मौजूद रहेंगे। अभी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी कि जेवर एयरपोर्ट के कुछ क्षेत्र का रेट बढ़ा, सर्किल रेट, लेकिन और जगह का नहीं बढ़ा। वो एक बड़ा इशू है, तो ये आंदोलन ना बंद होंगे। बैठक में इस बात पर भी सहमति बनी कि पिछले दिनों प्रदर्शन के दौरान जिन किसानों को गिरफ्तार किया गया था, उन्हें मंगलवार को छोड़ दिया जाएगा। लखनऊ के सबसे पॉश इलाके हजरतगंज में चला प्राधिकरण का बुलडोजर। दुकानों के बाहर से तोड़े गए अवैध होर्डिंग। दरअसल दुकानदारों ने सही मानकों का पालन नहीं किया था। नियम है कि दुकानों के बाहर लगे होर्डिंग और बैनर का साइज 750 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। साथ ही बोर्ड पर सफेद और काला रंग भी होना जरूरी है। यही वजह थी कि आज एलडीए ने एक के बाद एक कई होर्डिंग्स और बैनर को बुलडोजर के जरिए ध्वस्त कर दिया। हालांकि प्राधिकरण पहले ही 100 से ज्यादा दुकानदारों को 2 बार चेतावनी जारी कर चुका था। इधर दुकानदारों का आरोप है कि जब होर्डिंग और बैनर के लिए नगर निगम को टैक्स दिया जाता है तो ऐसी कार्रवाई क्यों की गई। राजस्थान के जैसलमेर में ट्यूबवेल खुदाई के दौरान निकले पानी का सैलाब तो अब रुक गया है, लेकिन इलाके में गैस रिसाव का खतरा अभी भी बना हुआ है। हालात इतने खराब हो चुके थे कि बोरिंग मशीन और ट्रक पानी के अंदर समा गए। प्रशासन ने 500 मीटर का इलाका खाली करा दिया था, लेकिन अब पानी का बहाव कम होने से प्रशासन और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। 2 दिन से भूजल विभाग और ओएनजीसी के अधिकारी दौरा कर रहे थे और लगातार सैंपल लेने की कार्रवाई की जा रही थी। इधर कुछ हिंदूवादी नेताओं ने इस घटना को विलुप्त हो चुकी सरस्वती नदी से जोड़ दिया। मेलबर्न टेस्ट में टीम इंडिया की करारी हार, ऑस्ट्रेलिया ने 184 रनों से दी मात। इसी हार के बाद से अब भारत पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रेस से बाहर होने का खतरा बढ़ गया है। फाइनल में जाने के लिए भारत को इस मैच में जीत की सख्त जरूरत थी। भारत को जीत के लिए 340 रनों की जरूरत थी, लेकिन एक छोर से विकेट गिरते रहे। रोहित और विराट का बल्ला इस मैच में भी खामोश रहा। यशस्वी जायसवाल एक मोर्चे पर डटे रहे और अंपायर के गलत फैसले का शिकार हुए, जिस पर विवाद भी हुआ। कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया ने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-1 से बढ़त ले ली है। सीरीज का 5वां और आखिरी टेस्ट 3 जनवरी से सिडनी में खेला जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।